नमस्कार। चुनावी यात्रा में आप सबका बहुत स्वागत है। आज चुनावी यात्रा में हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं साकेत मिश्रा जी। साकेत मिश्रा जी का संक्षिप्त परिचय है कि श्रावस्ती से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। उन पर जिम्मेदारी है 2024 में कमल खिलाने की। विस्तृत परिचय है कि आप नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण की। इसके अलावा आपने सेंट स्टीफन से अर्थशास्त्र में BA ऑनर्स किया। उसके बाद आपने IIM कलकत्ता से आपने मैनेजमेंट की डिग्री ली। उसके बाद आपने नौकरी की, मन नहीं लगा। फिर आपने सिविल सर्विस की तैयारी की, IPS बने, मन नहीं लगा। फिर बैंकिंग सेक्टर में गए और विदेशों में तकरीबन 18 साल अलग अलग बैंकों में आप उच्च पदों पर रहे। फिर आपको लगा समाज सेवा करनी चाहिए, देश बुला रहा है, वापस आए। 2018 में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद आप MLC बने। 2023 में पूर्वांचल विकास बोर्ड के आप सलाहकार भी हैं कि कैसे पूर्वांचल का विकास किया जाए। परिचय मैंने ठीक ठाक दिया सर? करीब करीब। थैंक यू। बस मन नहीं लगा ये नहीं था। हाँ। कभी कभी लगता था कि कुछ बेहतर करना है जी। मेरे को सेवा की तरफ थोड़ा सा रुख था हमेशा। पर मैं चाहता था कि अपने पैर पे खड़े हो जाऊं, उसके बाद सेवा करूं तो बेहतर होगा। ओके। तो अभी ये सियासी सफर आपका शुरू हो गया है। सियासत की पिच अच्छी लग रही है आपको? जनता के साथ संवाद बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। जनता की सेवा करने में बहुत मजा आता है। और यहाँ की क्योंकि मेरा ननिहाल है तो यहाँ प्यार बहुत मिलता है। उतना प्यार जैसे अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मान लीजिए सिंगापुर और श्रावस्ती है तो करीब 50 साल का विकास में फर्क है, पर कभी भी वो घर नहीं हो सकता है। यहाँ फर्क ये है कि किसी के घर में जाऊँ तो जा करके मैं बैठ करके चाय मांग सकता हूँ, आराम से बैठ सकता हूँ। डांट भी पड़ती है कभी कभी कि काम नहीं हुआ, क्या हुआ, पर प्यार जो मिलता है, अपनापन जो महसूस होता है, उसके बराबर कुछ नहीं। एक बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार अपने ननिहाल में ही मिलता है। और आपके नाना बदलू राम शुक्ला जी, अगर मैं सही हूँ, वो यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, और अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ से सांसद रहे, और नानाजी देशमुख भी, और दोनों ही भारत रत्न अटल जी और नानाजी देशमुख भी। तो अब मेरा सवाल ये है कि आप जब 2018 में पार्टी में आते हैं, उसके बाद कोरोना काल आता है, आप यहाँ पर काफी सक्रिय नजर आते हैं। संदेश और मैसेज तभी मिल गया था कि आगे 2024 में यहाँ पर सियासी पिच पर उतरना है, या जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई तब आपको पता चला कि अब आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है? आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को मेरे से ज्यादा अच्छा ये पार्टी कभी किसी को हक नहीं देती ऐसे कि आपकी बपौती है किसी चीज पर। वो देखती है काम क्या हो रहा है, कौन जीतने का कैंडिडेट होता है, किसने जनसेवा का तजुर्बा लिया है, किसकी क्षमता क्या है। और मुझे लगता है कि कभी कभी वो लोग ये भी देखते हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह के उम्मीदवार की ज़रूरत है। और जहाँ तक टिकट की बात है, मैं तो बल्कि मैं और एक और स्पोक्स पर्सन है किसी दूसरी पार्टी के, हम लोग भारत की $5 ट्रिलियन इकॉनमी पे मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लेक्चर दे रहा था। तो 6 बजे लेक्चर शुरू हुआ, 7:40 पे शायद मेरा नाम निकला। मुझे ये नाम 6:30 बजे निकल गया था। 7:40 पे मुझे किसी आयोजक ने बताया कि आपका नाम निकला है, तो मेरे को कुछ नहीं था संदेश। और उसके बाद भी बल्कि मेरा फोन बंद रहा 8:30 तक। तो जब तक मैंने खोला तो समझिए फोन पिघला नहीं, बड़ी बात थी। और लोग बहुत गुस्सा हुए कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे पता ही नहीं था। मैं सियासत के कुछ और सवालों पर आऊंगा, चलते चलते बात करते हैं सर। पिताजी के कंधों पर दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी थी। उस दौरान आपकी बातचीत उनसे हुआ करती रही होगी। तो उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया, या एक अवसर के रूप में लिया कि अयोध्या में कुछ ऐसा करना है जिसकी चर्चा आदि अनादिकाल तक होगी, आने वाले कई वर्षों तक होगी। ये भगवान राम के मंदिर में उनको तो खैर बड़ा योगदान करने का मौका मिला जी, पर मैं कहता हूँ जिसको भी उसमें छोटा सा काम करने को मिला उसके बराबर जीवन में कुछ और सौभाग्य नहीं। तो मुझे लगता है, अगर मैं अपने पिताजी के लिए नहीं बोलूँगा, बहुत छोटा आदमी हूँ, परंतु अगर उनसे पूछा जाए तो वो शायद कहेंगे कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर कोई है और सबसे संतोषजनक जिम्मेदारी है तो वो राम मंदिर में योगदान करने की है। अभी चूंकि राम मंदिर पर बातचीत चली रही है तो एक सवाल मैं सियासत से जुड़ा हुआ पूछ लेता हूं। क्या वजह आप देख पा रहे हैं कि अभी भी विपक्ष के वो बड़े चेहरे रामलला से और राम मंदिर से दूरी बनाए हुए हैं? उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में यही मुद्दा बन जाए, केंद्र में आ जाए मुद्दा। मैं कहता हूं कि दुर्भाग्य है कि सद्बुद्धि नहीं है, क्योंकि भगवान राम धर्म तो छोड़िए, भगवान राम भारतीय संस्कृति के केंद्र हैं जी। किस तरह से हमको जीवन व्यतीत करना है, किस तरह से हर व्यक्ति का आदर करना है, किस तरह से आप अगर रामचरितमानस पढ़िए
तो किस तरह से छोटे रोजगार में रहने वाले को सम्मान देना है, उतना ही जितना किसी राजा को मिलता है। तो ये सब तो हम लोग की रोजाना जिंदगी की सीख हैं, तो वहां जाने में शर्म क्या, ये तो छोटी सोच और दुर्भाग्यवश सोच है। सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु श्री राम। अब मैं बहराइच पर श्रावस्ती पर आता हूं सर। श्रावस्ती में अभी क्या रोड मैप है आपका? अगर आप जीतते हैं तो आपको क्या क्या लग रहा है कि यहाँ पर वो तमाम ऐसे काम है जिनको आपको प्राथमिकता के तौर पर करना है? मेरी सिर्फ 4 प्राथमिकताएं हैं। पहली है स्वास्थ्य, क्योंकि अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी होनी चाहिए यहाँ नहीं होती, और अगर हम लोग अपने बड़े बूढ़ों को और बच्चों को प्राथमिकता दे करके उनकी स्वास्थ्य को ठीक नहीं करेंगे तो समाज चल नहीं पाता है। होता क्या, आदमी हताश अगर हो जाता है कि रोज़ बीमार है या रोज़ उसके बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आदमी आगे की सोच नहीं पाता। स्वास्थ्य नंबर 1 है। नंबर 2 है शिक्षा। विश्वविद्यालय बन गया है, अब हम लोग को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ की बेहतर करनी है, जिसमें अच्छे टीचर को लाना सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितने साक्षरता कम है तो लोकल टीचर यहाँ पे कम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर के आते हैं वो अधिकतर लोग सोचते हैं कि वो ट्रांसफ़र जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तो हम लोग को लोकल टीचर यहाँ पे क्षमता बनानी है जिससे कि लोग आ जाएं। तीसरा है यहाँ पे उद्योग लाना है, जिससे कृषि से हट करके भी रोजगार हो जाए। और चौथा है जन सुविधाएं जो कि मिलनी चाहिए लोगों को, आसानी से वो नहीं मिल पाती हैं। कम से कम मेरे पास कई सारे सुझाव हैं जो कि जनता के लिए बड़ी रोज़ाना वाली, जैसे आय का प्रमाण पत्र हुआ, किसी इकलौते बच्चे की विरासत हुई, ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ, ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत जल्दी होनी चाहिए और अन्य प्रदेशों में हो रही हैं। और इजी होना चाहिए। यहाँ पे बेचारी जनता को, स्पेशली जो गरीब जनता होती है, वो राउंड के राउंड लगाती रहती है और उनको घूमना पड़ता है। वो सब बदलना है, जिससे कि ये हो जाए कि अगर मैंने कोई फाइल दी है तो कहीं ना कहीं एक लाल झंडी उठ जाएगी अगर वो फाइल किसी मापदंड के हिसाब से फिट बैठे। ये प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि कोई भी फाइल कहीं पर अटके भटके लटके ना। अभी आप जब यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे थे तो एक बात ये आ रही थी कि यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं राम शिरोमणि वर्मा 2019 में जरूर जीते, लेकिन लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए, लोगों से दूर हो गए, कोरोना काल के दौरान भी यहाँ पर नहीं आए। एक तो इन पर भी आप अपनी बात रखिएगा। दूसरा ये कि क्या 2019 में बीजेपी सीट से हार गई थी, इस वजह से बीजेपी को लगा कि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो वहां जाकर एक विजन दे पाए वहां के लोगों को, लोग उन पर भरोसा कर पाए और आपको मौका मिला। अब मैं विपक्ष पे टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि ना वो उचित है। उनकी बुद्धिमत्ता है कि उनको प्यार मिला यहाँ से, वो प्यार ठुकरा के चले गए। उनका हक है कि वो जो भी व्यापार है उनका, गुटखा वगैरह का, वो व्यापार किया और हॉस्पिटल अंबेडकर नगर में बना, यहाँ पे नहीं सोचा। पर वो सब उनके निर्णय है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हर व्यक्ति अपने करता है। जहाँ तक भाजपा का है, भाजपा हमेशा ये सोच के उम्मीदवार उतारता है कि कौन अच्छा काम करेगा, और वो भाजपा में उम्मीदवार जो होता है वो एक सबसे पहले कार्यकर्ता होता है पार्टी का, क्योंकि एक दिन कार्यकर्ता को कार्यकर्ता बनाते हैं, एक दिन उम्मीदवार बना सकते हैं, एक दिन कोई मंत्री बन सकता है, दूसरे चौथे दिन फिर से वापस कार्यकर्ता। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सबसे प्रथम श्रेणी का होता है हमारी पार्टी में, तो इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी सोचती भी नहीं है कि किसी उम्मीदवार को ऐसा उतारा जाए जो कि ठीक ना हो। सोच समझ के उतारते हैं और सबके पास प्रतिभा होती है। आपकी प्रतिभा को मोदी जी ने परखा तो है, और अभी विधायक जी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि आप इनको जिता देंगे तो ये तय है कि मंत्री बनेंगे और अपने ननिहाल में, मतलब आप गर्व से कह पाएंगे कि हमारे ननिहाल, इनका यहाँ पे ननिहाल है और ये मंत्री हैं। तो ये माने कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी 2024 में चुनाव जीतने के बाद मिलने जा रही है। अभी कह नहीं सकते। मैं एकदम नहीं, कहने की बात ही नहीं है, इसका सोचना ही नहीं है। इसका सोचना देखिए, हम लोग को जो, मेरे को उत्तरदायित्व दिया गया है वो है कि यहाँ पे इलेक्शन लड़ो, आकर के इस क्षेत्र को सुधारो। अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो हमेशा मान के चलिए उसका परिणाम अच्छा होगा। परिणाम कोई मंत्रिमंडल या किसी पद का नहीं होता है, परिणाम अंत में होता है। अगर मैं लोगों के मन में बस गया हूँ तो इलेक्शन लड़ूँ ना लड़ूँ, अगले 15 साल अगर लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि इसने काम अच्छा कर दिया, उससे बड़ा कोई यहाँ पे परिणाम नहीं हो सकता है। आप एक बात कह रहे थे कि मैं बैंकर भी रहा हूं, और जिस तरीके से आप वहां पर आंकड़े गिना रहे थे जनधन खातों को लेकर कि 52 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले हैं, ये माने कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, उस लक्ष्य
को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चलेगी सरकार इस बार 24 में आने के बाद, और उसमें आप बहुत सहायक होंगे? गिलहरी की तरह जरूर होऊंगा मैं सहायक। हाँ। पर मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ने कहा 2047 है, पर 2040 तक भारत विकसित भारत हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से काम होता है, आप देखिए, मतलब ये तो आप ही लोग ने रिपोर्ट किया है कि जगह जगह से अगले 100 दिन के प्लान बन गए हैं। हर डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि आप अगले 5 साल में क्या काम करेंगे, रूपरेखा बना दी गई है, पूरा मैप हो गया कि कौन क्या काम करेगा, क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, क्या क्या कानूनी संशोधन लाने हैं। तो ये सब काम जो हो रहा है और नियोजित तरीके से अगर काम होता है, कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हम नियोजित तरीके से कार्य नहीं करते हैं। प्रोसेस जो होती है, जो क्रिकेट में धोनी कहते हैं कि अगर प्रोसेस है तो अच्छा होता है, मोदी जी का भी अगर आप देखें तो वही है तरीका कि क्या है कठिनाइयाँ, कहाँ पे हम लोग की कमियां हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए, और प्लान अगर बन जाता है और उसके बाद अनुशासित तरीके से क्रियान्वयन, मैं कहता हूं बेहतर होता है। एग्जीक्यूशन 2040 तक आप मान के चलिए कि अगर विकसित भारत पूरा हो जाएगा सपना उनका। ओके, 2007 साल आपने और कम कर दिया। डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, खासतौर से विकास को लेकर, इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर जो काम किए गए हैं, उसकी चर्चा पब्लिक के बीच में आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, या विपक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम, आपको लग रहा है कि चर्चा इसकी ज्यादा हो रही है? उनके मन में चर्चा हो रही है। मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने होते हैं, वो एक अलग दुनिया में है। मैं जैसे अभी सबको संबोधन में कह रहा था कि रोड किसी से पूछती नहीं है जाति क्या है, धर्म क्या है। जब बच्चे के घर पे लाइट आती है तो कोई लाइट उसके पढ़ाई को रोकने के लिए रुकती नहीं है कि उनके पिताजी की तनख्वाह कितनी है। तो इसलिए ये एक नया भारत है, और उपलब्धि और सुधार लोग जी रहे हैं, उनको कुछ चर्चा की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि हम लोग को कभी कभी याद दिलाना पड़ता है कि आप वो दिन याद करिए जो मैं कर सकता हूँ, कि जब यहाँ पे केवल 2-2 घंटे लाइट आती थी। सही बात है। वो दिन मुझे याद है जब आपके घाघरा पे रोड इतनी खराब थी कि पंचर होना अनिवार्य था। वो दिन मुझे याद है जहाँ पे मतलब स्कूल तो छोड़िए, रोडों, जो स्कूल की रोड होती थी, रोड पे गड्ढे इतने बड़े बड़े होते थे कि रोड ही नहीं दिखती थी, जलमग्न होते थे कई स्कूल यहाँ पे। तो मैंने वो दिन भी देखे हैं। यहाँ पे मैंने PHC देखे जहाँ पे भैंस बंधी हुई है अंदर, तो इस तरह का था। तो जो बदलाव है हर व्यक्ति की चर्चा हो रही है, चर्चा तो है, लोग जी रहे हैं, देख रहे हैं, हर क्षण देखते हैं। आपकी चुनावी व्यस्तता, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं करूंगा। देवरिया से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं और श्रावस्ती में आपका ननिहाल है, उसके बावजूद विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि आप बाहरी हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो सबको कहने का जो हक है। अब भारतीय संस्कृति में जरूर है कि बिटिया की शादी हो या ना शादी हो तो बिटिया बाहरी नहीं होती है, तो मायका हमेशा रहता है, मायका हमेशा रहता है, ननिहाल हमेशा रहता है। और एक और चीज मैं बता दूं कि हम लोग का कारण क्या है बाहर निकलने का, चाहे वो देवरिया हो या यहाँ हो। कारण था हम लोग का अभाव यहाँ पे, कि यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए हम लोग सबको छोड़ना पड़ा था। देवरिया से मेरा परिवार, समझिए पिताजी को 67 में नौकरी मिली थी, शायद 70 के बाद आना जाना शादी में रहा, पर वहाँ पे कुछ बचा नहीं था। यहीं पे बचा था। मैं तो अपनी हर गर्मी की छुट्टी में यहाँ के, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था तो नाना की अपनी छड़ी और एक टेनिस बॉल लेकर के अकेले हॉकी खेलता था। अच्छा नहीं खेलता था पर खेलता जरूर था। तो इसलिए बाहरी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कहने के लिए कुछ जरूरी होता है तो इसलिए आदमी कहता है। थैंक यू सर, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। थैंक यू।